अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज की जो हमारी क्लास है रेडियोलॉजी से रिलेटेड वो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और उसमें कुछ हम एक्सरेज की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियोलॉजी की। रेडियोलॉजी वर्ड है क्या? असल में रेडियोलॉजी एक ऐसा वर्ड है कि इसमें हम सबसे पहले रेज़ की बात कर रहे होते हैं, रेडिएशंस की बात कर रहे होते हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल्स के साथ इंटरेक्शन करके हमें रेज़ मिलती हैं। उसके बाद हम अगर वर्ड को देखें लोगोस को, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब स्टडी है, मतलब किसी चीज़ का मुताला करना। जिस तरह हम बायोलॉजी के अंदर देखते हैं कि जो बायो वर्ड है उसका मतलब होता है लाइफ और जो लॉजी होता है उसका मतलब होता है स्टडी करना। मतलब बायोलॉजी इज़ अ लाइफ स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह हम रेडियोलॉजी के अंदर जब रेडिएशन बेस्ड को हम मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं स्टडी करने के लिए, जब हम बॉडी स्ट्रक्चर का, तो उसे हम रेडियोलॉजी कह देते हैं। तो एक्स रे रेडिएशन इटसेल्फ इज़ अ न्यूट्रल। जो एक्स रेज होती हैं हमारे पास वो न्यूट्रल होती हैं, मींस उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बारे में हम मज़ीद नेक्स्ट जाके पढ़ लेंगे। तो अब रेडियोलॉजी जो एक मेडिकल स्पेशलिटी है, ये इस तरह की फील्ड है कि इसके अंदर हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन और बाकी बहुत सारी इस तरह की डायग्नोस्टिकली भी हम इसको यूज़ करते हैं और हम इसे थेराप्यूटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है। अब इसमें अगर सबसे पहले हम ये चीज़ देखें तो हमारे पास इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर आती है वो एक्स रेज से रिलेटेड आती है कि एक्स रेज की प्रोडक्शन होती है तो ही हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स होते हैं हम उनको देख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आपको एक्सरे के बारे में बता देते हैं कि एक्सरे बेसिकली चीज़ है क्या। एक्सरे इस तरह की एक मोडेलिटी होती है, इसके ऊपर एक कंट्रोल कंसोल होता है और इसको रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन कैरी करता है। और यहाँ पे साइड पे हमारे पास एक स्टैंडिंग बकी होती है जिसके ऊपर कैसेट या डिटेक्टर अटैच होता है जिसके ऊपर इमेज बननी होती है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरे ट्यूब का सोर्स है जो कि ऊपर यहाँ पे फ्लोर के साथ इसकी अटैचमेंट हुई हुई है। फिर हमारे पास एक पेशेंट है और पेशेंट के नीचे भी बिल्कुल इस तरह की एक कैसेट नुमा या डिटेक्टर को कैरी करने के लिए यहाँ पे स्पेस मौजूद होती है और यहाँ पे ग्रिड्स भी मौजूद होती हैं। मतलब पेशेंट के नीचे हमारे पास ग्रिड्स होती हैं, फिर ग्रिड्स के नीचे हमारे पास इस तरह का कैसेट और डिटेक्टर नुमा चीज़ होती है और ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है। अब जो ये वाली एक्सरे ट्यूब हम देख रहे हैं, ये एक्सरे ट्यूब बेसिकली इस जगह पर अटैचमेंट हुई होती है मशीन के साथ। तो जो अगर हम बात करेंगे कि एक्सरे ट्यूब के बारे में, तो वो एक्सरे ट्यूब सारी इससे मुतल्लिक होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एनोड होता है, कैथोड होता है एक्सरे के अंदर। तो अब हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर होती है एक्सरे ट्यूब की कि वो जो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था उसके अंदर इस तरह की एक्सरे ट्यूब है। इसका एक साइड कैथोड होता है, एक साइड एनोड होता है, ठीक है। जो इसकी कैथोड साइड है वो आप ये वाली देख सकते हैं, ये हमारे पास कैथोड साइड है और जो दूसरी ये वाली है ये हमारे पास एनोड साइड है। ये दोनों टंगस्टन की मिलकर बनी होती हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें अब ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आ गई कि हमें इसको टंगस्टन का ही बनाना पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि अब ये जो टंगस्टन है इसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 74 है। मींस इसके पास 74 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव मटेरियल होता है। तो जब हम इसको फिलामेंट शेप में लेके आते हैं और इसको जब हम हीट अप करते हैं एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर, हम इसको रख कर जब हम इसके ऊपर इस तरह के रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, इसके ऊपर इस तरह के एक्शंस लेके आते हैं, तो इसके अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से इमिशन होती है टंगस्टन के ऊपर से, तो फिर वो फास्टली रिएक्ट करता है दूसरे टंगस्टन के साथ। तो जब उसका रिएक्शन होता है उस दौरान एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब एक्सरेज की प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो हमारे पास 1% एक्सरेज होती हैं जिसकी हमें डायग्नोस्टिकली इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ों को देखें, जो 99% हमारे पास वो हीट एनर्जी होती है, उसकी शक्ल में ये खारिज हो रही होती है। अब हमारे पास जो यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है ये हमारे पास टंगस्टन का मटेरियल है, ठीक है। और टंगस्टन के मटेरियल के अंदर ये छोटे छोटे टंगस्टन के पार्टिकल्स हैं। अब हम अगर इसमें से किसी एक पार्टिकल को पकड़ लें जो कि टंगस्टन का ही होगा, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मतलब एक साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड साइड से एमिट होते जा रहे हैं। लाइक हमारे पास जो ये वाली ट्यूब की साइड थी,
ये वाली ट्यूब की साइड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट, यहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो रही होती है यहाँ से, ठीक है। जब इसको हम हीट अप करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास ये वाला एनोड है, इसके ऊपर जाके हीट कर रहे होते हैं। जब इसके ऊपर हीट करते हैं उस दौरान हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, और वो एक्सरेज दो तरह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। जब एक्सरेज की प्रोडक्शन है वो एक तो ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज के ज़रिए से, वो उनको हम नाम दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, ये इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज हैं ये उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी बम्बारमेंट हुई टंगस्टन के ऊपर, और टंगस्टन जो एनोड वाली साइड पे था उसके ऊपर यहाँ पर जो उसका एटम्स था उसके बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ या न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन होती है या बम्बारमेंट होती है तो उस दौरान जो एक्सरेज पैदा हो रही होती हैं उसे हम ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज उस वक्त प्रोडक्शन हो रही होती है जिस वक्त हमारे के शेल के साथ, जैसे यहाँ पे ये के शेल है, ये हमारा न्यूक्लियस से दूर है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस था एटम का वो न्यूक्लियस और साइड है, और जो ये बाहर वाले शेल्स हैं ये के शेल है। इस के शेल के साथ अगर वहाँ पे इंट्रैक्शन होता है तो फिर हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज जो हैं ये प्रोड्यूस इस तरह से हो रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह यहाँ पर नंबर 3 है, अब ये बेसिकली हमारे पास नंबर 3 है, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये आके यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ हीट किया इसने, उसके बाद इसकी डिफ्लेक्शन हो गई किसी और एंगल के ऊपर, इसकी तो डिफ्लेक्शन हो गई है, लेकिन जब डिफ्लेक्शन के दौरान जो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसकी वजह से वहाँ पर एक्स रेज की रेडिएशंस वहाँ से एमिट होती हैं। अब ये हमारे पास जो थर्ड नंबर पर यहाँ पे लिखा है ये हमारे पास ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज हैं। ये जो 2 नंबर पर लिखा है ये भी हमारे पास ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज हैं, वो इस तरह से कि जिस तरह ये 2 नंबर वाला न्यूक्लियस और शेल्स के दरमियान से जब ये इलेक्ट्रॉन पास होने लगा है तो ये इसने अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि यहाँ पे हैवीली चार्ज्ड 74 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिवली चार्ज था वो यहाँ से जब पास होने लगा है तो पास होते होते उसने अपना रास्ता बदल लिया है। जब रास्ता बदला है तो वो भी अपनी जगह से बाहर निकल गया है, वो भी बाहर निकल गया। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एक्सरेज की प्रोडक्शन हुई है, ये वाली भी ब्रैम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अब जो बिल्कुल साथ से इंट्रैक्शन करेंगे न्यूक्लियस के उनको हम कह सकते हैं कि इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जो एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा डिस्टेंस पे जिनका डिफ्लेक्शन होगी या डिस्टेंस से जिनकी इंट्रैक्शन हो रही होगी तो उसकी जो एक्स रेज की इंटेंसिटी है वो कम होती है, उनके अंदर एनर्जी भी लो होती है, और जो टिश्यू के साथ इंट्रैक्शन है वो भी इसके लिए कम होता है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे नंबर 4 है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। अब ये इस तरह से करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं जिस तरह अब जो नंबर 4 है ये आया आके के शेल के साथ, ये जो के शेल था इसके साथ इसने हीट किया। अब जो के शेल के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसको इसने बाहर निकाल दिया और ये ख़ुद भी हीट होके और रास्ते पे चला गया है। अब जब इन दोनों का इंट्रैक्शन हुआ है आपस में तो यहाँ पर जो एक वैकेंसी थी, जो इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होती है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल के अंदर, तो यहाँ पे एक शेल पड़ा था, दूसरे शेल की यहाँ पे कमी हो गई जिसकी वजह से, क्योंकि वो बाहर निकल चुका था टकराने की वजह से। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए एल शेल से के शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस दौरान हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही है। अब हमारे पास जो के शेल होता है इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर हमारे पास एल शेल है और एम शेल है, इसके अंदर ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, इवन कि यहाँ पर 74 एटॉमिक नंबर उसका कंप्लीट हो रहा होता है। ये इसका जो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है ये 74 है, ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास जो के शेल था इसके पास जो एनर्जी थी वो थी 68 to 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमारे पास जो इसके अंदर जो इसकी पावर होती है जिसके ज़रिए जो न्यूक्लियस होता है उसने शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी
अपनी ही ताकत के साथ उनको अपने मदार के अंदर घूमने पे मजबूर किया होता है। तो जो इसकी एनर्जी की शेल्स होते हैं, जो इनकी एनर्जीज़ होती हैं, बाइंडिंग एनर्जीज़ हम इनको नाम देते हैं, तो ये एनर्जीज़ इनको एक शेल के अंदर ही स्पेसिफिकली बाउंड रखती हैं। अब जो हमारे पास के शेल होता है, इसके पास एनर्जी -68 से -69 होती है, और जो एल शेल है वहाँ पे -12 टू -13 होती है। मींस अगर हम माइनस की वैल्यूज़ को लेके आते हैं ना, एक होता है +1, एक होता है -1। अगर हम -1 की बात करें तो जो -1 होता है उसकी वैल्यू कम है, +1 की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव साइड से 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जो एंड के ऊपर जाएंगे हम, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव वाली साइड से जाएंगे, -1, -2, -3, तो -1 बड़ा होता है, जबकि -3 अमाउंट छोटी होती है। अगरचा वो अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ क्योंकि नेगेटिव का एलिमेंट लग गया है, इस वजह से उसकी अमाउंट जो है वो, उसकी क्वांटिटी को हम कम कह सकते हैं। इसी तरह ये क्योंकि इनकी एनर्जीज जो है माइनस में होती हैं, एल एम एन एन की, ओ की, तो इस वजह से जो इनकी एनर्जीज हैं वो ज़्यादा होती हैं। लाइक अगर हमारे पास के शेल है, इसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी, और जो एल शेल है इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये माइनस के अंदर वैल्यूज़ है। ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है। फिर जब ये हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास जिस तरह इंसिडेंस एक्सरे इलेक्ट्रॉन आया, उसने आके के शेल के साथ हिट किया, के शेल वाला बाहर निकल गया, उस दौरान क्या होता है कि जो एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन था, एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन ने जगह ली के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की। अब के शेल के पास क्योंकि एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा थी, इसके पास कम थी, इसलिए जब ये यहाँ पर जगह इसकी स्पेस को ऑक्युपाई करने लगा है, तो उस दौरान यहाँ पे ये एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो जो एक्सरेज की प्रोडक्शन के शेल के साथ हो रही होती है, उसका हम कह सकते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं। और जिन एक्सरेज की प्रोडक्शन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होने की वजह से, या फिर उसके जो उसकी फोर्सेस होती हैं उसके अंदर से, उसकी फील्ड लाइंस के अंदर से गुजरने की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो जाती है, उस दौरान जो एक्सरेज प्रोडक्शन हो रही होती है वो ब्रेम्स स्ट्रॉलंग एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था कि एक्सरेज की प्रोडक्शन। X-rays is the process where the electrons are accelerated and strike on a target, releasing electromagnetic radiation using for images. 1% X-rays, 99% heat. There are two main types of X-rays production. Bremse-Starling X-rays is the first type. Second type is characteristic X-rays. Bremse-Starling X-rays is occur when high-speed electrons are slowed or deflected by nucleus of the target atom. Like अगर हमारे पास टंगस्टन का एटम था, तो टंगस्टन के साथ जब ये हिट कर रहा था, तो जो उसकी एनर्जी रिलीज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, वो ब्रेम्स-स्टॉर्लिंग एक्सरेज थी। ये 1% एक्सरेज की 85% होती हैं। मतलब एक तो हमने पहले बात की थी ना कि 1% एक्सरेज होती हैं, उन्हीं 1% एक्सरेज के अंदर 85% ये वाली होती हैं, और 15% करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब अगर हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ें, तो दिस हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद एन इनर शेल, मतलब के शेल, एल शेल, एम शेल, वो जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, इनकी प्रोडक्शन होती है के शेल के साथ इंट्रैक्शन होने के साथ। जब ये के शेल के साथ इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्ट करेगा, तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जब के शेल के साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने हिट किया, उसके बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये बाहर निकल गया। अब इसने जो हमारे पास एल शेल था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसने इस जगह को पूरा करना चाहा, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज़ हुई। जो एनर्जी रिलीज़ हुई उसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये दो टाइप्स थी एक्सरेज प्रोडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरेज प्रोडक्शन का और जो हमारी टाइप्स, मतलब जो एक्सरेज प्रोडक्शन की टाइप्स हैं, वो हमारा टॉपिक आज कवर हो गया है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।